1767 में जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। क्या ये एक तरह की शुरुआत थी? मतलब व्यवस्थित दस्तावेजीकरण की एक तरह से नींव रखी गई। और देखिए, सरकारी रिकॉर्ड की कई परतें। एक तो हो गई केंद्र सरकार के रिकॉर्ड्स जो नेशनल आर्काइव्स में है। हाँ। फिर आते हैं पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रिकॉर्ड्स, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अच्छा, इनसे क्या पता चलता है? इनसे एक क्षेत्रीय प्रशासन, नीतियां, इन सब की गहरी जानकारी मिलती है। और इनके दफ्तर आज भी हैं मुंबई, चेन्नई जैसी जगहों पर जहां ये संग्रह रखे। और रियासतों का क्या? हाँ, वो भी बेहद अहम है। जो रियासतें बाद में भारत में शामिल हुई, सोचिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, त्रावणकोर, इनके अपने अभिलेखागार हैं, जैसे बीकानेर या ग्वालियर में। ये उनके शासन, समाज, अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं। और ये जानना भी जरूरी है शायद कि ये रिकॉर्ड रखने की कोशिशें सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। पुणे में पेशवा दफ्तर का संग्रह है। अच्छा। ये मराठा साम्राज्य के दौर का है। बेहतरीन उदाहरण है कि अंग्रेजों से पहले भी शासन का हिसाब किताब रखने की एक मजबूत परंपरा थी। और हाँ, भारत में केवल ब्रिटिश ही नहीं थे। डच, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगाली, इन सब यूरोपीय ताकतों के रिकॉर्ड्स भी भारतीय इतिहास के अहम हिस्से हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये हमें मद्रास, गोवा या पश्चिम बंगाल के अभिलेखागारों में मिलते हैं। जैसे मद्रास में डच रिकॉर्ड्स हैं, बंगाल में भी डच रिकॉर्ड्स हैं, चिंसूरा के। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? हाँ, सारे सुराग भारत में ही नहीं मिलते। हाँ, यही तो बात है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारतीय इतिहास से जुड़े ढेरों दस्तावेज आज भारत से बाहर हैं। सच में? जैसे चंदन नगर और पौंडीचेरी के फ्रेंच रिकॉर्ड्स, वो पेरिस में है। अच्छा। जब डेनमार्क ने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेची, तो ज्यादातर डेनिश रिकॉर्ड्स कोपेनहेगन भेज दिए गए। ओह। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विशाल संग्रह द हेग में है और पुर्तगाली रिकॉर्ड्स लिस्बन में। बाप रे। इतना ही नहीं, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरे बड़े अफसरों के निजी और सरकारी कागजात का भंडार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आधुनिक भारतीय इतिहास सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं लड़ा गया, उसका ताना बाना पूरी दुनिया में फैला था। इन विदेशी अभिलेखागारों के बिना हमारी समझ अधूरी रह जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब इतिहासकारों को दुनिया भर में बिखरे इन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है पूरी तस्वीर के लिए। बिल्कुल। खैर, सरकारी और रियासती रिकॉर्ड्स के अलावा अदालती कार्रवाई के रिकॉर्ड और समय समय पर छपने वाली सरकारी रिपोर्ट्स भी तो अहम दस्तावेज हैं। हाँ, बिल्कुल। और राजनीतिक इतिहास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अपने रिकॉर्ड्स भी हैं। ये कहाँ हैं? ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जैसी जगहों पर सुरक्षित। ठीक है, चलिए अब इन सरकारी फाइलों और आधिकारिक दस्तावेजों से थोड़ा हटते हैं, उन लोगों की नज़रों से देखते हैं जिन्होंने उस दौर को जिया या देखा। हाँ, यहाँ बात थोड़ी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृतांत, ये हमें क्या बताते हैं? इनका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये हमें वो नजरिया देते हैं, वो बारीकियां देते हैं जो अक्सर सरकारी कागजों में नहीं मिलती। ये हमें उस समय के समाज, लोगों की सोच, रोजमर्रा की जिंदगी के करीब ले जाते हैं। जैसे अबे डुबोइस एक फ्रेंच मिशनरी थे। हाँ। उन्होंने हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स लिखी। हाँ। ये उस समय के रीति रिवाजों पर एक बाहरी व्यक्ति का विस्तृत नजरिया है, हालांकि थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से। दिलचस्प। और कई ब्रिटिश यात्री भी थे जिन्होंने अपने अनुभव लिखे, जैसे जेम्स बर्न्स सिंध के दरबार के बारे में लिख रहे हैं। अच्छा। अलेक्जेंडर बर्न्स मध्य एशिया तक की यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ने ऊपरी भारत या असम जैसे इलाकों के बारे में लिखा। और गैर ब्रिटिश भी। हाँ, फ्रांसीसी या अन्य यूरोपीय यात्री भी थे, जैसे विक्टर जैकोमॉन्ट या बैरन चार्ल्स। इनके पत्रों और लेखों से भी हमें उस दौर की झलक मिलती है। ये वृत्तांत इतिहास में रंग भरते हैं, उसे सजीव बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है ना? बिल्कुल। देखिए, ये व्यक्तिगत नजरिए हैं और इनमें लिखने वाले के अपने पूर्वाग्रह, उसकी पृष्ठभूमि, उसका मकसद, ये सब साफ झलक सकता है। कोई शायद अपनी यात्रा को रोमांचक दिखाना चाहे, कोई शायद स्थानीय रिवाजों को अजीब या पिछड़ा हुआ बताए। तो इन्हें पढ़ते समय सवाल पूछना जरूरी है। हाँ, कि ये कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, ये सवाल जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं उस माध्यम पर जो शायद जनता की नब्ज सबसे करीब से पकड़ता था, अखबार और पत्रिकाएं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए,
आज की तरह ही उस जमाने में भी ये बहस, जानकारी, विचारों के आदान प्रदान का मंच थे। बिल्कुल। भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट 1780 में शुरू हुआ था, जी। जेम्स ऑगस्टस हिकी का। हाँ। फिर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे से और भी अखबार निकलने लगे। और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा, इन अखबारों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई। कैसे? ये सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, ये जनमत तैयार करते थे, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते थे और औपनिवेशिक सरकार की नीतियों पर तीखी बहस छेड़ते थे। कई बड़े राष्ट्रवादी नेता तो खुद पत्रकार या संपादक थे। हाँ, कुछ नाम तो बहुत मशहूर हैं, जैसे तिलक का केसरी और मराठा। बिल्कुल। या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का बंगाली। और जी। सुब्रमण्या अय्यर का द हिंदू और स्वदेश मित्रन, गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक, दादा भाई नौरोजी की वॉइस ऑफ इंडिया। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे नेताओं ने कलम को हथियार बनाया। एक दिलचस्प किस्सा अमृत बाजार पत्रिका का है। बताइए। उसे रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में बदलना पड़ा था, क्यों? ताकि सरकार के कड़े प्रेस कानूनों से बच सकें, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से। ये दिखाता है कि अखबार निकालना भी एक तरह का संघर्ष था। कमाल है। और ये सिर्फ बड़े शहरों या राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं थी? नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण पत्र थे। पंजाब में ट्रिब्यून, अखबार आम, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, काल गुजराती अखबार भी थे। बंगाल में सोम प्रकाश, बंगानिवासी, साधारणी, ये सब स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और राष्ट्रवाद की भावना को कोने कोने तक पहुंचाते थे। और ये आवाज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, जैसा आपने पहले इशारा किया था। बिल्कुल नहीं। विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी भी अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। अच्छा, कहाँ? लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकालते थे, पेरिस से मैडम कामा वंदे मातरम, बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तलवार, और अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल गदर अखबार निकालते थे। इसने प्रवासी भारतीयों में क्रांति की ज्वाला जलाई। तो ये अखबार महज रिकॉर्ड नहीं थे, ये खुद इतिहास बनाने वाले किरदार थे। हाँ, कह सकते हैं। वे विचारों को फैलाते थे, बहसें छेड़ते थे, लोगों को एकजुट करते थे। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि वे किसके विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, किसकी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पाती थी। सही कहा आपने। अखबारों की अपनी पक्षधरता होती थी। वे अक्सर पढ़े लिखे शहरी वर्ग की सोच को ज्यादा दर्शाते थे। फिर भी उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को समझने के लिए ये अनिवार्य स्रोत है, इनसे बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल। अच्छा, अब रुख करते हैं रचनात्मक अभिव्यक्तियों की ओर। हाँ, साहित्य और कला। इतिहास सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है, भावनाओं, कल्पनाओं, सामाजिक सच्चाइयों का प्रतिबिंब भी है। यहाँ साहित्य और कला हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल। उपन्यास हमें उस दौर के समाज की अंदरूनी तस्वीर दिखाते हैं। लोगों के संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उस समय की सामाजिक कुरीतियां या राजनीतिक उथल-पुथल, ये सब महसूस कराते हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। हाँ, जिसमें वंदे मातरम गीत है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, इसने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें सन्यासी विद्रोह का संदर्भ भी है। और अलग अलग भाषाओं में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते होंगे। बिल्कुल। गुजराती में इच्छाराम सूर्यराम देसाई का हिंद अने ब्रिटेनिका, तमिल में गिरजा देवी या राम तीर्थ थम्माल की रचनाएं हैं। तेलुगु में जीवी कृष्ण राव का किलू बुम्मलू मतलब कठपुतलियां, मलयालम में वैकोम मोहम्मद बशीर की बाल्यकाल सखी, और तगाजी शिवशंकर पिल्ले, हाँ, उनकी कालजयी कृतियां जैसे तुट्यूडे मखन, मेहतर का बेटा या चेम्मिन झींगे। ये सब क्या दिखाते हैं? ये सब हमें आम लोगों की जिंदगी, जातीय भेदभाव, गरीबी, मानवीय रिश्तों की गहराइयों में ले जाते हैं। तो साहित्य वो भावनात्मक और सामाजिक परतें खोलता है जो सरकारी रिपोर्ट या आंकड़ों में अक्सर गायब रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें इतिहास के मानवीय पक्ष से जोड़ता है, उन आवाजों को सुनने का मौका देता है जो शायद कहीं और दर्ज ना हुई हों। सही। और शब्दों के साथ साथ तस्वीरें भी बोलती हैं। उस दौर की पेंटिंग्स हमें क्या दिखाती हैं? कई तरह की शैलियां और दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ है कंपनी पेंटिंग्स, जिन्हें पटना कलम भी कहा जाता है। अच्छा, ये क्या थी? ये अक्सर भारतीय कलाकारों द्वारा यूरोपीय संरक्षकों के लिए बनाई जाती थीं। इनमें रोजमर्रा के दृश्य होते थे, भारतीय पेड़ पौधे, जीव जंतु। और
कभी कभी ब्रिटिश नजरिए से उनकी वीरता या भारत में उनकी कथित कठिनाइयों को भी दर्शाया जाता था। जैसे 1857 के विद्रोह से जुड़ी पेंटिंग्स। हाँ, वो काफी कुछ कहती हैं, जैसे थॉमस जोन्स बार्कर की रिलीफ ऑफ लखनऊ या जोसेफ नोएल पाटन की इन मेमोरियम। ये घटनाएं ब्रिटिश दृष्टिकोण को दिखाती हैं। दूसरी तरफ कलकत्ता में कालीघाट पेंटिंग जैसी लोक कला शैली विकसित हुई। इसमें क्या खास था? इसमें धार्मिक विषयों के साथ साथ समकालीन सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य भी होता था। काफी दिलचस्प था वो। और फिर बंगाल स्कूल? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में अभिनीन्द्रनाथ टैगोर और बंगाल स्कूल ने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कर अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास किया। ये खुद एक राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति थी। तो कला हमें उस समय की वेशभूषा, माहौल, घटनाओं का दृश्य तो देती है, लेकिन यहाँ भी देखने वाले का नजरिया महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हर तस्वीर एक कहानी कहती है, लेकिन वो कहानी अक्सर कलाकार या उसके संरक्षक के नजरिए से कही जाती है। तो सवाल पूछना जरूरी है। हाँ, कि पेंटिंग क्या दिखा रही है और उससे भी महत्वपूर्ण क्या छुपा रही है। वो किसका महिमा मंडन कर रही है और किसकी उपेक्षा। सही। अंत में एक और स्रोत का जिक्र है, इमारतें, खासकर किले। हाँ, स्थापत्य स्रोत। जैसे बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज या मालाबार तट पर फोर्ट सेंट एंजेलो। देखिए, इमारतें महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती, वे अपने आप में इतिहास बयान करती हैं। कैसे? किलों का डिजाइन, उनकी लोकेशन, उनका आकार, ये सब उस समय की सैन्य रणनीति, शक्ति संतुलन, औपनिवेशिक ताकतों की मौजूदगी और उनकी प्राथमिकताओं की गवाही देते हैं। अच्छा। आप एक ब्रिटिश किले और एक मराठा किले की बनावट की तुलना करें तो उनकी सोच और जरूरतों का फर्क पता चल जाएगा। दिलचस्प। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास सुरागों का एक विशाल खजाना है। हाँ, दुनिया भर में फैले सरकारी दस्तावेज, निजी खत और डायरियां, जोशीले अखबार, गहरे सामाजिक उपन्यास और बहुत कुछ कहने वाली तस्वीरें और इमारतें। इतिहास इन्हीं अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर ही बनता है। बिल्कुल। और इसीलिए किसी एक ही तरह के स्रोत पर निर्भर रहना काफी नहीं है। इतिहास की एक संतुलित और गहरी समझ बनाने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा तरह के स्रोतों को देखें, उनकी आपस में तुलना करें। हाँ, हर स्रोत की अपनी खूबी है, अपनी सीमा है, अपना नजरिया है। सरकारी दस्तावेज आधिकारिक पक्ष रख सकते हैं, तो निजी पत्र अंदरूनी भावनाएं, अखबार जनमत दिखा सकते हैं, तो उपन्यास सामाजिक यथार्थ। सही। तो इतिहासकारों का काम इन्हीं अलग अलग आवाजों को सुनना है, उनके पूर्वाग्रहों को समझना है और फिर एक आलोचनात्मक नजरिए से एक मुकम्मल तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। बिल्कुल। और ये हमेशा एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे नए स्रोत मिलते हैं या पुराने स्रोतों को नए नजरिए से देखा जाता है, हमारी समझ बदलती रहती है। सही। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जब हमारे पास इतने सारे स्रोत हैं, सरकारी, निजी, राष्ट्रवादी, औपनिवेशिक, साहित्यिक, कलात्मक, और सबका अपना अपना सच कहने का दावा है, तो हम इतिहास की उस असली कहानी के कितने करीब पहुंच सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और उन लोगों की कहानियों का क्या, जिनका कोई लिखित या चित्रित रिकॉर्ड बचा ही नहीं? उन अनकही अनसुनी आवाजों को हम इतिहास में कैसे जगह दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इतिहास में हमेशा कुछ आवाजें दब जाती हैं। इस पर जरूर सोचिए।